हेलो स्टूडेंट्स, क्लासिकल मैकेनिक्स के इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स का जो यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किए थे उसमें एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका क्या नाम होगा, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। इससे पहले हम लोग 4 लेक्चर इस पे देख चुके हैं। जो फर्स्ट लेक्चर था वो आपका क्या था, इंट्रोडक्शन था क्लासिकल मैकेनिक्स का, और जो उसके बाद जो लेक्चर हम लोग का था सेकेंड लेक्चर, उसमें हम लोग देखे थे कि कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है। फिर जो थर्ड लेक्चर था उसमें हम लोग टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट देखे थे और उसके कुछ एग्जाम्पल देखे थे। और जो लास्ट लेक्चर फोर्थ लेक्चर में बनाया था वो क्या था आपका, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम था। तो इन लेक्चर को आप सीरीज वाइज देखते हुए आइए, क्योंकि पीछे जो कंस्ट्रेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़े हैं उसका इसमें यूज होगा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट में उसका यूज होगा। तो इस वजह से आप लेक्चर को सीरियल वाइज देखते हुए आइए, ताकि आगे जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उस समझ में आए, क्योंकि हर एक टॉपिक जो है पिछले टॉपिक से कनेक्टेड है। तो डायरेक्ट देखने का कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो, और जब समझने में दिक्कत होगा, चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो आपका मन हटने लगता है। तो इस वजह से इंटरेस्ट जगाने के लिए, इंटरेस्ट लाने के लिए आप उन लेक्चर को सीरियल वाइज देखते जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट बना के लिंक डाला गया है, आप क्लिक करके सीरियल वाइज देखिए और एंजॉय करिए क्लासिकल मैकेनिक्स को। ओके, तो देखिए आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट वर्ड से आप फेमिलियर हैं, क्लास 6-7 ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट्स को अगर एक लाइन में डिफाइन किया जाए तो क्या कहेंगे, अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट शो एन एग्जैक्ट पोजिशन। कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक सेट ऑफ वैल्यू होता है, वो क्या सेट ऑफ वैल्यू जो है वो क्या बता रहा है आपका, किसी पॉइंट का, किसी फ्री पार्टिकल का क्या होता है, एग्जैक्ट पोजीशन बताता है। जैसे एग्जांपल 3, 5, 2, 3 कुछ भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए इस चीज़ को अगर ग्राफ के हेल्प से समझा जाए, तो आप ये सब बचपन में ग्राफ पेपर में सॉल्व किए होंगे जब 6-7 8th में रहे होंगे। तो देखिए ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या आपका वाई एक्सिस है। मान ले रहे हैं कि जो फ्री पार्टिकल है आपका यहाँ पे है, और कोई पूछे कि इसका पोजीशन क्या है, तो आप क्या बता दिए, 3 और 5 बता दिए। 3 और 5 मतलब क्या, जो इसका पोजीशन एक्स एक्सिस से है वो कितने दूरी पे है, एक्स एक्सिस से 3 डिस्टेंस पे है, और वाई एक्सिस पे क्या है, ये 5 डिस्टेंस पे है। तो आप इसके पोजीशन निकालने के लिए क्या किए, सबसे पहले आप एक्स एक्सिस से मेजर किए कि एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कितना है। तो आप जब इस पे पहुंचना होगा, तो ये मान लीजिए ओरिजिन है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स एक्सिस चलते हैं। ग्राफ पेपर तो ऐसे ही प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट चले और फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग 5 यूनिट चले, तो आप इस पार्टिकल के पोजीशन को बता दिए। तो कोऑर्डिनेट क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसी पार्टिकल, किसी फ्री पार्टिकल, किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बताने में। ये चीज़ से आप परिचित हैं। अब जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। तो देखा जाएगा जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होगा। इसी तरीके से आप अगर देखें यहाँ पे, तो 2 और 3 को भी देख सकते हैं कि जो 2 है आपका एक्स एक्सिस चला गया डिस्टेंस है, और 3 क्या है आपका वाई एक्सिस चला गया डिस्टेंस है। चूंकि हम एक प्लेन में बात कर रहे हैं इसलिए बस 2 कोऑर्डिनेट लिए हैं। यही अगर स्पेस में बात करते तो 2 से ज़्यादा कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती। ओके, तो ये मान ले रहे हैं यहाँ पे एक्स वाई का जो वैल्यू है कितना आपका 2, 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे 2 चला गया इसका मतलब, और वाई एक्सिस पे क्या चला गया है, 3 डिस्टेंस चला गया है, इसका 11 है। और आप इसके पोजीशन को एग्जैक्ट बता देते हैं कि 2, 3 इसका पोजीशन है। ओके, तो जो हेडिंग है हम लोग का, उसमें आधा वर्ड तो आप समझ रहे हैं, उसका आधे का मतलब तो समझ रहे हैं। अब हम लोग पूरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग जनरलाइज कोऑर्डिनेट को कुछ एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, कोई एक फ्री पार्टिकल है जो प्लेन में है, ठीक, बोर्ड को हम प्लेन मान सकते हैं। तो इसके एग्जैक्ट पोजीशन को बताने के लिए हमको कम से कम 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। मान ले रहे हैं ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका क्या है, ओरिजिन है। तो जो इसका कोऑर्डिनेट होगा उसको कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स वाई, तभी तो एग्जैक्ट इसके पोजीशन को बता पाएंगे। मान लीजिए कि कोई अगर एक वैल्यू पता है और दूसरा नहीं पता है, तब भी इस पार्टिकल के एग्जैक्ट पोजीशन को हम नहीं बता पाएंगे। हमको क्या करना है, उसके पोजीशन को कम्प्लीटली डिफाइन करना है। जैसे मान लीजिए कोई कह दे कि एक्स का वैल्यू क्या है, 3 है। मान लीजिए कोई कह दिया एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है,
3 है तो 3x कोऑर्डिनेट मतलब क्या, y एक्सिस से उसका दूरी, इस एक्सिस से क्या उसका दूरी, यही तो चलते हैं इस एक्सिस दूरी, तो 3 डिस्टेंस यहाँ से भी हो सकता है, 3 डिस्टेंस यहाँ से भी हो सकता है, 3 डिस्टेंस यहाँ से भी हो सकता है। तो क्या एग्जैक्ट लोकेशन इस पार्टिकल का बता पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं। तो एग्जैक्ट लोकेशन मतलब x एक्सिस से भी उसका डिस्टेंस क्या है वो भी हमको पता रहना चाहिए, और x एक्सिस से डिस्टेंस को क्या कहते हैं, y कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो अगर हमको ये पता चल जाए कि y कोऑर्डिनेट क्या है आपका 2 है, तो हम आसानी से बता देंगे, या कुछ और है तो आसानी से बता देंगे कि क्या है, x एक्सिस से 3 डिस्टेंस पे है और y एक्सिस से जो उसका डिस्टेंस है क्या है 2 है। तो एग्जैक्ट हम इसके पोजीशन को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। मतलब 2 कोऑर्डिनेट अगर किसी पार्टिकल, कोई पार्टिकल अगर प्लेन में है, 2 कोऑर्डिनेट हमको पता है तो उसके एग्जैक्ट पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। कोई एक कोऑर्डिनेट अगर पता है तब भी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि अगला अगर कहेगा कि 3 डिस्टेंस पे है तो 3 कहेगा कोई कि यहाँ से भी 3 हो सकता है, यहाँ से भी 3 हो सकता है, यहाँ से भी 3 हो सकता है। जैसे ही हम y कोऑर्डिनेट का जानकारी इसको दे दिए वो तुरंत कह देगा ओ हो, तो 2 डिस्टेंस पे है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो 3 और 2 ये पोजीशन उसका होगा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का अगर हम बात किए तो हमको 3 और 2 मतलब 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी, x और y 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी उसके एग्जैक्ट पोजीशन को बताने के लिए। ठीक, अब डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल पे चलते हैं। मान लीजिए आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं कि आप DDU यूनिवर्सिटी में ही क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और आप BSc मैथ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, BSc मैथ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं। आपका नेम x है, आपके फादर का नेम y है, क्लियर। और आपका एक फ्रेंड है जिसका नाम क्या है, F है, जो किसी बाहरी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में पढ़ता है। किसी दिन उसको कोई काम पड़ा और वो आपसे मिलने आपके यूनिवर्सिटी DDU में BSc मैथ डिपार्टमेंट में आ गया और वो आपको खोज रहा है, आपको खोज रहा है। तो वो जब मिलेगा तो मान लीजिए मैथ डिपार्टमेंट सामने खड़ा है, उसको कोई एक स्टूडेंट दिखा, कोई आपका क्लासमेट, मान लीजिए कोई आपका क्लासमेट ही दिख गया, तो वो उससे पूछे, क्या पूछेगा कि क्या x को तुम जानते हो, x क्या आपका नेम है, उस क्या है वो सन ऑफ y है, क्लियर। वो मान ले रहे हैं M1 सेक्शन में पढ़ता है, तो वो कहेगा किस सेक्शन में पढ़ता है, आपका दोस्त जो आपका क्लासमेट है वो तो पूछेगा ना उससे, आपके दोस्त से कि किस सेक्शन में पढ़ता है, तो वो कहेगा M1 में पढ़ता है। तो फिर कहेगा अच्छा देखने में कैसा है, तब बताएंगे कि उसका फेयर कलर है। इतना सारा इन्फॉर्मेशन जब आप दिए तब वो बताएगा कि हाँ वो इस सेक्शन M1 में पढ़ता है, इस कलर का है, तो यही बच्चा है, क्लियर। मतलब उसको इतना इन्फॉर्मेशन देना पड़ा, क्लियर है। अब देखिए वही फ्रेंड दूसरे दिन आया, सेम क्लासमेट, आपका जो सेम क्लासमेट था उससे मिला, और जो फिर आया, फिर आपका जो क्लासमेट था उससे मिला, और वो डायरेक्ट कहा कि क्या तुम x को जानते हो जो सन ऑफ y है, जो इस यूनिवर्सिटी के VC हैं। तुरंत कहेगा हाँ हाँ जानते हैं उसको, वो यही बच्चा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ उस बच्चे को पहचान, आपका दोस्त आपको पहचानने के लिए इतना जानकारी दिया, तब आपका क्लासमेट आपके दोस्त को आपसे मिलवाया। लेकिन अगले बार वही आपका फ्रेंड आया तो वो आपसे मिलना चाहा, तो आपके क्लासमेट से बस इतना बता दिया तो आपको मिलवा दिया। इतना बताने पे भी मिलवाया और इतना बताने पे मिलवाया, लेकिन दोनों में देखिए अंतर है। इतना इन्फॉर्मेशन पहले बार दिए तब वो आपसे मिल पाया आपका दोस्त, और दूसरे बार में बस ये इन्फॉर्मेशन दे दिए, बता दिए कि x है, उसके पापा का नाम ये है, उसके फादर का नाम ये है, वो VC है। तुरंत वो कहेगा हाँ VC साहब का लड़का तो हमारे क्लास पढ़ता है, चलिए उससे मिलवा दे रहे हैं। ठीक, तो मतलब इस तरीके से 2 बार में एक बार ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना पड़ा, एक बार कम इन्फॉर्मेशन देना पड़ा। ठीक, इसी इन्फॉर्मेशन को जो कम नंबर में देने पे ही, जो कम अमाउंट में देने पे ही आपको परफेक्टली डिफाइन कर दे रहा है आपके दोस्त के लिए, मतलब आपका दोस्त आपको कंप्लीटली जान जा रहा है, क्लियर। जैसे आपका दोस्त माली मिलने आया, इतने इन्फॉर्मेशन से ही जो आपका क्लासमेट है वो आपको जान जा रहा है, तो यही आपके लिए क्या होगा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा, या इसी को क्या कहेंगे, ये आपका, चूंकि आपके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, किसी स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, जनरलाइज्ड इन्फॉर्मेशन कहेंगे।
क्लियर है? इसी को क्या कहा जाएगा? जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन। ये भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा था, लेकिन देखिए इतना सारा इंफॉर्मेशन देना पड़ रहा था, तब आपका क्लासमेट आपके दोस्त को आप तक पहुंचा रहा था। लेकिन यहाँ पे इतने कम इंफॉर्मेशन में ही आपका क्लासमेट आपके दोस्त को आप तक पहुंचा दे रहा है। यही जो इंफॉर्मेशन कम नंबर में है, मिनिमम नंबर में है, ये जो मिनिमम इंफॉर्मेशन है, उन्हीं को क्या कहते हैं? जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक, मतलब आपके बारे में जो मिनिमम इंफॉर्मेशन किसी आपके दोस्त को आप तक पहुंचा दे रहा है, वो क्या कहलाता है? जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन कहलाता है। इंफॉर्मेशन तो ये भी था, ये भी पहुंचा देता, लेकिन ये इंफॉर्मेशन क्या है? उससे छोटा है, एक ही लाइन बोला, आपका क्लासमेट आपके दोस्त से मिलवा दिया। दैट्स वाई दिस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन। ओके, तो अब चलिए डायरेक्ट आते हैं इस पे, मैकेनिक्स पे आते हैं। मान ले रहे हैं कि ये जो पार्टिकल मूव कर रहा था, ये जो फ्री पार्टिकल था, उस पर हम एक कंस्टेंट इम्पोज कर दे रहे हैं, उस पर एक कंस्टेंट लगा दे रहे हैं, उसके ऊपर एक प्रतिबंध लगा दे रहे हैं, कब तुमको ऐसा ही मूव करना है। क्या प्रतिबंध लगा रहे हैं? जो ये पार्टिकल था, इसके ऊपर एक प्रतिबंध लगा रहा है कि अब तुमको सर्कुलर पाथ में मोशन करना है, कि अब जो तुम्हारा मोशन होगा वो क्या होगा? सर्कुलर पाथ में होगा। क्लियर? ये क्या सेंटर है, वही क्या ओरिजिन है। ये मान ले रहे हैं एक्स एक्सिस है, ये क्या है? वाई एक्सिस है, और मान ले रहे हैं ये पार्टिकल है। तो अब इस पार्टिकल को बताने के लिए आपको अगर एक कोऑर्डिनेट पता चल जाए थीटा, तो आप एग्जैक्टली डिफाइन कर देंगे कि हाँ ये पार्टिकल 45 डिग्री पे है, ये पार्टिकल 60 डिग्री पे है। तो एग्जैक्ट कोई आपसे पूछे कि पार्टिकल सर्किल पर कहाँ है, पार्टिकल का पोजीशन कहाँ है, अगर वो सर्किल पर मूव कर रहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो पार्टिकल फ्रीली था, फ्रीली मूव कर रहा था, अब उसके ऊपर हमने एक कंस्ट्रेंट इम्पोज कर दिया, एक प्रतिबंध लगा दिया। क्या प्रतिबंध लगाया? प्रतिबंध लगा दिया कि अब जो पार्टिकल है वो क्या हो रहा है? एक सर्किल पर मोशन कर रहा है, उसका जो मोशन है वो क्या है? सर्कुलर मोशन है। तो अब कोई पूछे कि पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा, तो आप तुरंत क्या कहेंगे? अगर पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पे, तो आप क्या बताएंगे कि वो एक्स एक्सिस पे थीटा डिग्री पर है। थीटा का वैल्यू 45 हो सकता है, 40 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा? अब इस पार्टिकल को डिफाइन करने के लिए बस एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है। कितने कोऑर्डिनेट की? बस एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है, और यहाँ पे इसको डिफाइन करने के लिए दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है। तो कोऑर्डिनेट क्या हो रहे हैं? रिड्यूस होके 1 हो जा रहे हैं, 2 से 1 हो जा रहे हैं। इसी रिड्यूस हुए कोऑर्डिनेट को, इसी मिनिमम कोऑर्डिनेट को, जो एग्जैक्ट लोकेशन तब भी बता रहा है, एक्स वाई भी एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है, और थीटा भी एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है। तो जो मिनिमम इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, मिनिमम कोऑर्डिनेट जो है, उसी को हम क्या कहते हैं? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ये भी कोऑर्डिनेट बता रहा है इसको, लेकिन उससे रिड्यूस करके अगर थीटा एक कोऑर्डिनेट को हम लेते आए, तब भी क्या कर रहा है? ये इसके एग्जैक्ट लोकेशन को बता रहा है। एंड दिस कोऑर्डिनेट इज नोन एज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। क्लियर? जनरलाइज मोमेंटम ऐसे आप कह सकते हैं, जनरलाइज मोमेंटम होता है, जनरलाइज एक्सेलरेशन होता है, जनरलाइज वेलोसिटी, ये सब भी क्या होते हैं? जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं। जैसे थीटा यहाँ जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, वैसे जनरलाइज एक्सेलरेशन वगैरह ये सब होते हैं। क्लियर है? तो ये थीटा क्या कहलाएगा? आपका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहलाएगा। क्लियर? अब अगर इससे इसका रिलेशन निकालना चाहें, तो मान लें कि ये आपका क्या है? एक्स वाई, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म में बात करें, मान लेना इसका जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई है, तो एक्स क्या होगा आपका? ये वैल्यू आपका क्या होगा? एक्स होगा, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस, और क्या होगा? ये वाई होगा। और मान लेना जो सर्किल है उसका रेडियस क्या है? आर है। जो सर्किल है उसका रेडियस क्या है? आर है। तो इसको आप आराम से निकाल सकते हैं। जो एक्स का वैल्यू होगा, आप ये सब पढ़े हुए हैं, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर कास थीटा। एक्स का वैल्यू क्या होगा? जिससे एंगल बनाता है उसको थीटा कहते हैं। तो एक्स इक्वल टू आर कास थीटा, और वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से देखिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट को रिलेट भी कर सकते हैं। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की हेल्प से हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट को कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट से या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से रिलेट भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमको ये रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। मतलब एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में, मतलब जनरलाइज कोऑर्डिनेट से
कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट में या कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट से जनरलाइज कोऑर्डिनेट में भी आ सकते हैं। तो देखिए ये क्या बता रहा है, x का मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा के साथ रिलेशन, और वैसे ही ये y भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो उसका जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा के साथ क्या होता था, बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। क्लियर। वैसे अब देखिए इसको हम जो दिया गया कोऑर्डिनेट है, अब हम लोग जनरलाइज कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर डिवाइड कर दें, मान लें ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन 2 है, 2 को अगर 1 से डिवाइड कर दें, हम इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, y बाई एक्स हो जाएगा। ठीक, y बाई एक्स होगा, r से r कैंसिल हो गया, इधर क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y बाई एक्स हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, जनरलाइज कोऑर्डिनेट का को हम निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और यहाँ क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होता है। मतलब वो मिनिमम कोऑर्डिनेट जो किसी चीज़ को परफेक्टली डिफाइन करे। जैसे ये मैकेनिक्स है तो फ्री पार्टिकल है, तो फ्री पार्टिकल को यहाँ 2 कोऑर्डिनेट जरूरत पड़ रही थी, उसी चीज़ के ऊपर अगर हमने कंस्टेंट लगा दिया, कंस्टेंट क्या होता है इसको बता चुका हूँ, कंस्टेंट लगा दिया कि अब तुमको सर्किल पर ही मूव करना है, सर्कुलर पाथ में ही मोशन करना है, तो जो ये कोऑर्डिनेट था ये रिड्यूस होकर एक सिंगल कोऑर्डिनेट में आ गया। तब ये सिंगल कोऑर्डिनेट जो थीटा है वो भी एग्जैक्ट पोजीशन को बता रहा है। आप कह देंगे थीटा इक्वल टू 40 पे है, थीटा इक्वल टू 45 पे है, तो आप तुरंत इसको प्लॉट करके निकाल लेंगे, हाँ इसका पोजीशन ये है, तुरंत खोल लेंगे एंगल बना के कि इस पोजीशन पार्टिकल है। तो ये भी सेम इन्फॉर्मेशन थीटा दे रहा है, ये भी सेम दे रहा है, ये भी एग्जैक्ट दे रहा है, ये भी एग्जैक्ट दे रहा है, तो क्यों हम ज़्यादा कोऑर्डिनेट लिख चलें, हम कम कोऑर्डिनेट से ही काम चलाएंगे। कम कोऑर्डिनेट रहेगा तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना रहेगा, कम इक्वेशन बनेगा और आसानी से कम टाइम में बिना कॉम्प्लिकेशन के हम उन इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये सब जनरलाइज कोऑर्डिनेट के क्या फ़ायदे हैं और एग्जैक्ट लोकेशन भी उसका जान लेंगे। क्लियर। तो ये आपका हो गया जनरलाइज कोऑर्डिनेट। अब आगे हम लोग देखेंगे कि अगर एग्जाम में पूछेगा तो इसको कैसे लिख कर आना है। तो चलिए देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग जनरलाइज कोऑर्डिनेट के डिफिनेशन की बात करेंगे कि इसका डिफिनेशन क्या होगा, क्या आपको एग्जाम में लिखना है, उसके लिए अब हम लोग बात करेंगे। तो देखिए लिख सकते हैं कि द मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द स्टेट या पोजीशन जो कहिए स्टेट ऑफ अ सिस्टम कंप्लीटली आर कॉल्ड जनरलाइज कोऑर्डिनेट। मतलब वो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट जिसके हेल्प से आप किसी फ्री पार्टिकल का, किसी ईयर नंबर ऑफ पार्टिकल या किसी सिंगल पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन बता पाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहते हैं। जैसे अभी मैंने एक डेली लाइफ में किसी एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेके बताया और फिर एक मैकेनिकल सिस्टम में एक फ्री पार्टिकल का एग्जांपल लेके बताया, तो वहाँ से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक। अब देखिए मान ले रहे हैं कंसीडर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। आप अगर चाहें तो ये लाइन ना लिखें ऊपर वाला तब भी काम चल जाएगा। ओके, कंसीडर अ सिस्टम, क्योंकि ये भी एक तरीके की डिफिनीशन ही है। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल फ्री फ्रॉम ऑल कंस्ट्रेंट्स, या फ्री फ्रॉम कंस्ट्रेंट लिख दीजिए, वो भी सही चलेगा। फ्री फ्रॉम कंस्ट्रेंट हैज 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए कल मैं बताया था कि अगर एक पार्टिकल है, फ्री पार्टिकल है, मार्कर को फ्री पार्टिकल मान के कल बताया था, तो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा था, 3 आ रहा था। अगर 2 पार्टिकल होंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 3 × 2 कितना हो जा रहा था, 6 होगा। वैसे ही अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × n, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा। ये देखिए एक पार्टिकल थे तो स्पेस में बात कर रहे हैं तो 3 × 1 3 था, 2 पार्टिकल थे स्पेस में बात कर रहे हैं तो 3 पहले का कोऑर्डिनेट होगा, 3 दूसरे का 6। इसी तरीके से n पार्टिकल होंगे तो उनका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3 सबका होगा तो 3 टाइम्स n कोऑर्डिनेट हो जाएगा। क्लियर। तो उसी चीज़ को लिखा गया है कि कंसीडर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल फ्री फ्रॉम कंस्ट्रेंट हैज 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक। इफ k कंस्ट्रेंट आर इम्पोज, अगर k नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट उसके ऊपर लगा रहे हैं ऑन द सिस्टम, देन द डिग्री ऑफ फ्रीडम गेट रिड्यूस टू 3n - k। ओके, तो अगर k कंस्ट्रेंट इसके ऊपर लगा रहे हैं तो कल इस चीज़ को हम लोग देखे थे, तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा
3n माइनस के रिड्यूस हो जाएगा। 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम था, के कंस्ट्रेंट लगा है, तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम में से क्या करेंगे, के वैल्यू घटा देंगे, तो वही आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस वैल्यू मिल जाएगा। गेट रिड्यूस टू 3n माइनस के, इसी को हम लोग यफ लिखे थे, कल का लेक्चर याद करिए। ठीक, दीज यफ नंबर ऑफ मिनिमम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम आर कॉल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड आर डिनोटेड बाय, अभी देखा जाएगा किससे डिनोट किए जाएंगे। तो ये जो मिनिमम यफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हैं जो डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी मैकेनिकल सिस्टम के मोशन को, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक, जैसे समझिए इस चीज़ को, मान लीजिए कि दो पार्टिकल हैं तो उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 6 है। 6 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है उनको बताने के लिए, जैसे x1 y1 z1 पहले के लिए और दूसरे के लिए x2 y2 z2 हम बता रहे हैं। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, अब इस पर एक कंस्ट्रेंट लगा दे रहे हैं कि इन दोनों को फिक्स कर दे रहे हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, फिक्स कर दे रहे हैं एक रिजिड रॉड से। तो क्या हो जाएगा, एक कंस्ट्रेंट लग गया कि इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स होगा, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो फार्मूला है 3n माइनस के, इसमें अगर वैल्यू पुट करें तो n का वैल्यू क्या है, 2 है, 2 पार्टिकल है, के का वैल्यू क्या है, एक कंस्ट्रेंट लगाए हैं, तो अब क्या हो गया 5, मतलब अब यफ डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत पड़ेगी। मतलब यफ ये क्या हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम रिड्यूस हो गया, 5 हो गया, अब यफ कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। तो क्या होंगे, मतलब 5 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी इसको डिफाइन करने के लिए। अभी तक क्या पड़ रहा था, 6 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रहा था, तो यही क्या कहलाता है, आपका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो ऐसे बताया ना कि 3n माइनस के इक्वल टू यफ, मतलब अब यफ क्या होगा, यफ कोऑर्डिनेट की आपको जरूरत पड़ेगी, यफ नंबर ऑफ मिनिमम इंडिपेंडेंट लिखा गया। इंडिपेंडेंट कल आप समझे थे कि अगर जैसे पहला एग्जाम्पल समझिए जो एक्स वाई प्लेन में लिए हैं, एक्स का वैल्यू चेंज हो तो उससे वाई पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वाई का वैल्यू चेंज हो तो उस पर एक्स का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी को कल हम लोग समझ चुके हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एफ नंबर ऑफ मिनिमम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, और यही एफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट जो है उन्हीं को जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहते हैं, और इसको क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। ये जो क्यू है आपका इंटरनेशनल नोटेशन है, इंटरनेशनली इसको क्यू माना गया है, किसको, जनरलाइज कोऑर्डिनेट को। ठीक, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जेड ये सब माना गया है, वैसे जनरलाइज कोऑर्डिनेट में क्यू को इंटरनेशनल लेवल पे माना गया है कि इसका जनरलाइज कोऑर्डिनेट का क्या है, उससे डिनोट करते हैं। ओके, तो अब चलिए आगे देखते हैं क्या लिख के आना है। ओके बच्चों, तो अब हम लोग डिनोटेड बाय के आगे क्या लिखेंगे, Q1 Q2 Q3 डॉट 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 QF। ये एफ का वैल्यू क्या है आपका, 3n माइनस के होता है। ओके, तो ये क्या होगा आपका Q1 Q2 Q3 डॉट 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 QF लिखे या Q 3n माइनस के आर जस्ट बाई QI। इसको QI से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट को। कैसे पता चलेगा कितना होगा, वो एफ के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जैसे दो पार्टिकल था, हम लोग उसको रिजिड रॉड से फिक्स कर दिए, तो Q का वैल्यू कितना होगा, 5 वैल्यू होगा, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5। ओके, तो ये ऐसे इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ भी आपका वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, 3n माइनस के लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए कह रहा है कि वी कैन एक्सप्रेस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ RI, वी कैन एक्सप्रेस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट RI होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट RI इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड टाइम इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। जैसे हम लोग अभी देखे हैं कि x इक्वल टू क्या लिख रहे थे, r cos थीटा लिख रहे थे, y इक्वल टू r sin थीटा लिख रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे कार्टेशियन से जनरलाइज में। वैसे ही अगर मान लेना है कि RI क्या है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ऐसी को कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। RI का वैल्यू क्या हो सकता है, I का वैल्यू जो है 1 से लेके f तक हो सकता है, सॉरी 1 से लेके 3n तक हो सकता है। ठीक, ये देखिए 3n तक इसका वैल्यू हो सकता है, मतलब R1 से लेके R1 R2 डॉट 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 R3n। ठीक, ये क्या 3n क्या है आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर पार्टिकल फ्री है तो क्या उसका, जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात किए थे, याद करिए वहाँ कोई कंस्टेंट नहीं लगाए थे, तब x y दो कोऑर्डिनेट था, तो कंस्टेंट न लगाते हैं तो n पार्टिकल अगर लिए हैं तो उसका क्या हो जाएगा, टोटल कितने कोऑर्डिनेट जरूरत पड़ेगी, 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, तो 3n हमको पोजीशन वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है। तो ये आपका क्या होगा, R1 R2 R3n। क्लियर। अब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम लगा देते हैं तो वही कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो होता है, इसलिए वहाँ वैल्यू क्या होता है, 3n माइनस के हो जाता है। ठीक है।
तो अब देखिए ये RI को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे लिखेंगे, RI इक्वल टू RI और जो क्या होगा फंक्शन होगा Q1 Q2 Q3 डॉट 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 QF, यहाँ भी n की जगह आप 3n माइनस k लिख सकते हैं और किसका होगा, टाइम का फंक्शन होगा। क्लियर है। अब इसके एक एग्जाम्पल को देखेंगे और फिर देखेंगे इसका एडवांटेज क्या है, उसके बाद लेक्चर हम लोग का फिनिश हो जाएगा। तो आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट। आपको पता है कि अगर कोई सिंपल पेंडुलम है एक फिक्स सपोर्ट से सस्पेंडेड है तो क्या होगा, उसका जो मोशन होगा कंस्ट्रेंट मोशन होगा। मतलब पहला कंस्ट्रेंट क्या है कि उसका जो अगर लेंथ है, पहला कंस्ट्रेंट क्या होगा कि उसका लेंथ क्या होगा, फिक्स होगा, और दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है कि उसका मोशन एक प्लेन में होगा। ठीक, और हम मान ले रहे हैं लेट थीटा बी द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो थीटा क्या होगा आपका, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होगा, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ओके, तो अब देखिए थीटा क्या होगा, इसका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होगा। ठीक, और बाकी क्या है, इसके ऊपर कंस्ट्रेंट लगा हुआ। क्लियर है। तो अब देखिए इसमें आप इसको निकाल भी सकते हैं, F इक्वल टू क्या होगा, 3n माइनस k होगा। अब देखिए बाप का वैल्यू क्या है, एक ही बाप यूज किए हैं, और k कंस्टेंट क्या है, 2 कंस्टेंट है, जिसका वैल्यू निकल के क्या आ रहा है, F आ रहा, मतलब एक कोऑर्डिनेट चाहिए हमको इसको डिफाइन करने के लिए, जो क्या होगा थीटा, और इसी F को हम लोग क्या कर दिए हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक, आप समझ सकते हैं। तो अब देखिए रिलेशन निकालना है, तो मान ले रहा है कि ये आपका क्या है, x है, ये जो डिस्टेंस है x है, और इसको मान ले रहा है क्या हमारा y है। ठीक, ये डिस्टेंस क्या मान ले रहा है, x है, और जो अगला डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, वो जो हम लोग का डिस्टेंस है वो क्या है, y है। तो अगर ये l है तो ये भी l होगा, क्योंकि l क्या होता है आपका फिक्स होता है, यल क्या होता है आपका फिक्स होता है। तो अब देखिए ये अगर यल है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यल कास थीटा, और ये x है तो x इक्वल टू क्या होगा आपका, यल साइन थीटा। ये देखिए आपका रिलेशन निकल गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के बीच। और अगर उल्टा निकालना चाहें कि अब कार्टेशियन इसका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से क्या होगा, तो क्या करना होगा, डिवाइड करना पड़ेगा। मान ले रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट है, इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन सेकंड है। तो अब देखिए जब इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ पे, x अपॉन वाई डिवाइडेड x अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। तब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स x बाई वाई। यही आपका क्या हो जाएगा, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से रिलेशन। और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं जो प्लेन में मोशन हम लोग फ्री पार्टिकल का किए थे। ठीक, अब देखेंगे हम इसका देखेंगे एडवांटेज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का, फिर हमने लेक्चर को फिनिश कर देंगे। ओके बच्चों, तो अब हम देखेंगे एडवांटेज क्या है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को यूज करने का। तो देखिए अभी हम आगे बताए थे अभी पीछे कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट अगर हम यूज करेंगे तो एक तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिड्यूस हो जाएगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिड्यूस हो जाएगा, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर रिड्यूस होता है तो नंबर ऑफ इक्वेशंस भी रिड्यूस हो जाएंगे। तो दिए गए प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब उसी चीज़ को हम लोग लैंग्वेज में देख लेंगे कि क्या लिखना है। तो क्या लिखेंगे कि द चॉइस ऑफ सुटेबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है न x का y से मतलब है, न y का z से, न x का z से, न z का x से, न z का y से, सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। तो वेरिएबल ORR कोऑर्डिनेट्स मेक्स द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ईजियर। उससे क्या होगा, इक्वेशन उससे क्या होगा, जो प्रॉब्लम होगा हम लोग का कैलकुलेशन होगा वो ईजी हो जाएगा। क्यों ईजी होगा, बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इक्वेशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम। उससे क्या हो जाएगा, जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, क्यों रिड्यूस होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर दे रहे हैं, मिनिमम कर ले रहे हैं। ठीक, तो उससे प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। एंड द इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी सॉल्व इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। और चूंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम लोग इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर लेंगे। बी का जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आर ऑल इंडिपेंडेंट। जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है वो सभी क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, और कंस्टेंट का उस पर कोई फर्क नहीं होने वाला, क्योंकि ऑलरेडी जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हम बनाते हैं उसमें कंस्टेंट लगा के ही जो कोऑर्डिनेट बनेगा उसी को जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहते हैं। मतलब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में कंस्टेंट ऑलरेडी मौजूद है, उस पर कंस्टेंट का कोई अब फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऑलरेडी उसमें हम लगा चुके हैं।
क्लियर। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर भी हो सकता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम से कम भी हो सकता है। जैसे हम लोग एफ को माने जनरलाइज कोऑर्डिनेट, तो 3n - k इसका वैल्यू है। अगर कोई कंस्टेंट नहीं है तो f = 3n, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर है। और अगर कंस्टेंट लगा दिए हैं तो f का जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट का वैल्यू है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम से कम भी होगा, क्योंकि तब 3n - k वैल्यू आएगा। ठीक, तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी आप अपने दिमाग में नोट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो भी आपका वैल्यूएबल फीडबैक हो उसको आप ज़रूर दीजिए। आप लोगों ने वॉइस को लेके कुछ मैसेज किए थे, उसमें भी काफ़ी सुधार किए गए हैं। और भी अगर कोई आपका सजेशन है तो उसे आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। ओके, थैंक यू।